Hey guys, welcome back to the summary part 2 of chapter Some Basic Concepts of Chemistry। तो पिछली वीडियो में हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी तक पढ़ा था और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मैसेज से लेकर चैप्टर के लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं। अब एटॉमिक मैस की बात करें तो इसकी एक लंबी हिस्ट्री है, इसलिए इसकी हिस्ट्री में हम नहीं जाएंगे और डायरेक्टली इसके सारे मेन पॉइंट्स के बारे में ही बात करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं AMU के बारे में। तो अब AMU का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मैस यूनिट और इसे हम U से भी डिनोट कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है यूनिफाइड मास। और AMU और U दोनों एक ही चीज़ है। अब 1 यूनिफाइड मास इक्वल होता है 1/12 कार्बन 12 एटम के। अब जिन्हें कार्बन 12 के बारे में नहीं पता वो समझ लें कि कार्बन 12 कार्बन का ही एक आइसोटॉप है जिसमें एग्जैक्टली 12 एटम्स ही प्रेजेंट होते हैं। तो अब इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो कार्बन 12 में 12 AMU या फिर 12 U प्रेजेंट होते हैं, यानी कि 1 AMU इक्वल टू 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप। तो अब अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो होगी 1 यूनिफाइड मास इक्वल टू 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इसलिए अगर आपको किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है तो आपको सिंपली उस एलिमेंट के मास से 1 यूनिफाइड मास को डिवाइड कर देना होगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दे दिया है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटॉमिक मास फाइंड आउट करके, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। तो अब जो इससे रिलेटेड हमारा नेक्स्ट टर्म है वो है एवरेज एटॉमिक मास। तो जो एवरेज एटॉमिक मास है वो किसी भी एलिमेंट के सारे आइसोटॉप के मास का सम होता है, जिसमें उसके सारे आइसोटॉप्स को हम उसके सारे नेचुरल एबंडेंस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और फिर लास्टली उनके सम को 100 से डिवाइड कर देते हैं और जो आंसर आता है लास्टली वही होता है उस एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास। तो अब इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कार्बन के तीनों आइसोटॉप्स और उन आइसोटॉप्स का नेचुरल एबंडेंस और एटॉमिक मास भी, और फिर हम इस तरह से उनके सारे एटॉमिक मासेस से उनके नेचुरल एबंडेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उनके सारे वैल्यूज़ को सम करके 100 से डिवाइड कर देंगे और फिर जो लास्ट में आंसर आएगा वही हो जाएगा इस एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास। समझ में आई बात? तो अब जो इसका नेक्स्ट टर्म है वो है मॉलिक्यूलर मास। तो जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो किसी भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस का सम होता है। तो फॉर एग्जांपल CH4 यानी कि मीथेन का मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हम इसमें कार्बन का और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास ले लेंगे और फिर उसमें प्रेजेंट नंबर ऑफ एटम्स को इनटू करते हुए हम सारे वैल्यूज़ को सम कर देंगे और फिर जो लास्टली आंसर आएगा वही हो जाएगा इस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास। तो अब इसी टॉपिक से रिलेटेड एक लास्ट टर्म देख लेते हैं जो कि है फॉर्मूला मास। तो अब जो ये फॉर्मूला मास है ये किसी भी कंपाउंड जो कि अपने एम्पिरिकल फार्मूला के फॉर्म में है उसके मास निकालने के काम में आता है, जैसे कि NaCl। अब इस कंपाउंड में दोनों एलिमेंट्स के सिर्फ सिंगल एटम्स प्रेजेंट हैं, इसलिए अगर हम इस कंपाउंड का मास निकालें तो जो आंसर आएगा वो मॉलिक्यूलर मास ना कहाकर फॉर्मूला मास कहाएगा। समझे बात को? तो अब जो हमारा नेक्स्ट टर्म है वो है मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मैसेज। शुरू करते हैं हम इसके फर्स्ट टर्म से जो कि है मोल। सो 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मैनी पार्टिकल्स और एंटिटीज एज देयर आर एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप। अब इसे समझने से पहले हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं एज एग्जाम्पल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने चीज़ों को ईजिली मेज़र करने के लिए उन्हें डिफरेंट ग्रुपिंग्स में डिवाइड किया है, जैसे कि 1 डोजन इक्वल टू 12 आइटम्स, यानी कि 1 डोजन जिसे हम हिंदी में दर्जन भी बोलते हैं उसमें 12 आइटम्स होते हैं। और अगर आपने कभी बाज़ार से बनानास बाय किए होंगे तो आप इसके बारे में अच्छे से जानते होंगे। उसी तरह से होता है 1 स्कोर इक्वल टू 20 आइटम्स, 1 ग्रॉस इक्वल टू 144 आइटम्स एंड ETC। अब जैसे कि इन आइटम्स को ग्रुप वाइज डिवाइड किया गया है वैसे ही एटम्स के पार्टिकल्स को भी एक ग्रुप में ही डिवाइड किया गया है जिसे हम कहते हैं मोल। समझ में आई बात? अब यहाँ पर ये सवाल आता है कि 1 मोल में कितने एटम के पार्टिकल्स होते हैं। तो इसके लिए अब थोड़ा सा हम इसके डेफिनेशन पर नज़र डालते हैं। तो डेफिनेशन में है कि 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मैनी पार्टिकल्स एज देयर आर एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप,
यानी कि जब किसी भी सब्सटेंस में सिर्फ 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटॉप के एटम्स प्रेजेंट रहेंगे तो उसी को हम 1 मोल बोलेंगे। यानी कि 1 मोल इज इक्वल टू 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटॉप। अब अगर 12 ग्राम कार्बन 12 को हम नंबर्स में या फिर साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो ये हो जाएगा 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। और इसे हम एवोगैड्रो कांस्टेंट या फिर एवोगैड्रो नंबर भी बोल सकते हैं। और इस नंबर को हमें याद कर लेना है क्योंकि इससे रिलेटेड आगे हमें बहुत से न्यूमेरिकल्स मिलेंगे जिसमें ये नंबर ही काम आएगा उसे सॉल्व करने के लिए। तो अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं मोल से रिलेटेड। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टर्म पे जो कि है मोलर मास। सो द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम्स इज कॉल्ड इट्स मोलर मास। यानी कि किसी भी सब्सटेंस के जो 1 मोल का जो टोटल मास होगा उसी को हम उसका मोलर मास बोलेंगे। और जो मोलर मास है उसको ऑलवेज हम ग्राम्स में या जीएमएम में लिखेंगे। और इसके अलावा जो मोलर मास है किसी भी सब्सटेंस का वो न्यूमेरिकली इक्वल होगा उसके एटॉमिक मॉलिक्यूलर या फिर फॉर्मूला मास से। समझे बात को? तो सबसे पहले इसका जो डेफिनेशन होगा वो होगा द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ एनी कंपाउंड इज द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड to the total amount of individual elements present in the compound multiplied by 100. And here we measure the quantity in terms of grams of elements present in the solution. यानी कि किसी भी कंपाउंड में उसका हर एक एलिमेंट कितने रेशियो में प्रेजेंट है उस कंपाउंड के टोटल एलिमेंट्स के कंपैरिजन में। और जब उसी रेशियो को हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें उस कंपाउंड में हर एक एलिमेंट का परसेंटेज कॉम्पोजिशन मिल जाता है। तो अब परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होगा मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट इक्वल टू मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड divided by molar mass of the compound into 100. So the empirical formula represents the simple whole number ratio of various atoms present in a compound. यानी कि जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो किसी भी कंपाउंड के एटम्स का सिंपल होल नंबर रेशियो होता है। समझे बात को? जैसे कि एक एग्जांपल देख लेते हैं C6H12O6। तो इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला होगा वो होगा CH2O। चलिए चलते हैं अब इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला पे। तो अब मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए कोई बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है, इसलिए थोड़ा सा माइंड को आप लाइट कर लीजिए और इसे थोड़े अच्छे से समझिए। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए सबसे पहले हमें इनका जो एम्पिरिकल फार्मूला आया उनका मास निकाल लेना है। समझे बात को? तो अगर इसका मास निकालेंगे तो ये हो जाएगा 12.01 प्लस 2 इंटू 1.008 प्लस 35.45 ग्राम। और इसे सम करने के बाद इसका आंसर आएगा 49.48 ग्राम। फिर इसके बाद हम इसके मोलर मास को इसके एम्पिरिकल फार्मूला के मास से डिवाइड कर देंगे। समझे बात को? ये जो एम्पिरिकल फार्मूला का मास आया इसे हम जो क्वेश्चन में दिया हुआ है मोलर मास उससे डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 98.96 ग्राम डिवाइडेड बाय 49.48 ग्राम। तो अब इसे डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो होगा 2। तो इसलिए अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं n इक्वल टू 2। n यानी कि हम सिर्फ एक वैल्यू दे दिए हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला को और फिर इसके बाद हम इस n को इसके एम्पिरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा C2H4Cl और यही हो जाएगा इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला। समझ में आई बात? अगर समझ में नहीं आई तो आप वीडियो को और बैक कर सकते हैं और फिर से देख सकते हैं जो भी आपको टॉपिक या फिर टर्म समझ में नहीं आया। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम समझते हैं कि ये स्टोइकियोमेट्री आखिर होती क्या है। तो ये वर्ड स्टोइकियोमेट्री दो ग्रीक वर्ड्स स्टोइकियन एंड मेट्रन से मिलकर बनी है, जिसमें से स्टोइकियन का मतलब होता है एलिमेंट और मेट्रन का मतलब होता है मेजर। तो अब इससे हमें ये पता चला कि किसी भी एलिमेंट के मेजरमेंट को ही हम स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। तो चलिए अब इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं इसे और अच्छे से समझने के लिए। So the quantitative relation between the number of moles of various products and reactants in a chemical reaction is called stoichiometry। या फिर इसका एक और हम शॉर्ट डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, stoichiometry is the calculation of reactants and products in a chemical reaction।
यानी कि जो कैलकुलेशंस किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के बीच में होती है उनके क्वांटिटेटिव रिलेशन यानी कि उनके मास या फिर वॉल्यूम्स के बेसिस पे उसे ही हम स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। समझे बात को? तो अब किसी भी स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन को करने के लिए हमें सबसे पहले उनके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को एक दूसरे से बैलेंस करना होता है। और सबसे पहले हम समझते हैं कि ये लिमिटिंग रेजेंट आखिर होता क्या है। So the limiting reagents are the part of reactant which is completely get consumed during any chemical reaction। यानी कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो वो दो रिएक्टेंट से मिलकर होता है, ये तो आप सभी लोगों को पता होगा। तो अगर रिएक्शन के दौरान उन दोनों में से कोई भी एक रिएक्टेंट पूरी तरह से कंज्यूम हो जाए यानी कि पूरी तरह से खत्म हो जाए तो उसी रिएक्टेंट को हम लिमिटिंग रेजेंट बोलेंगे। समझे बात को? अब इसे और अच्छे से समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं इससे रिलेटेड। तो फॉर एग्जाम्पल हम एक कंपाउंड लेते हैं जो कि है H2O। तो ये H2O यानी कि वाटर दो एलिमेंट से मिलकर बना है जो कि है H2 and O1। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है ऑलरेडी कि किसी भी कंपाउंड को फॉर्म करने के लिए दो एलिमेंट्स एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करने चाहिए, यानी कि उन दोनों कंपाउंड्स का एक फिक्स्ड रेशियो ही इंक्लूड होना चाहिए उस रिएक्शन में, तभी वो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट बना पाएगा। जैसे कि वाटर को बनने के लिए हाइड्रोजन का दो एटम और ऑक्सीजन का एक एटम ही चाहिए होगा। कभी भी हाइड्रोजन का एक एटम प्लस ऑक्सीजन का एक एटम या फिर हाइड्रोजन का दो एटम प्लस ऑक्सीजन का भी दो एटम मिलकर वाटर नहीं बना सकता है। यानी कि अगर वाटर को बनना है तो हाइड्रोजन का दो एटम और ऑक्सीजन का एक एटम ही मिलकर वाटर बनेगा। इसके अलावा और किसी भी रेशियो में अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करेगा तो वो वाटर नहीं बनाएगा, वो कुछ और ही बना देगा। समझे बात को? अब अगर हम इस वाटर यानी कि H प्लस O के कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करें और यहाँ पर H2 प्लस O के जगह कंबाइन करवाएं H प्लस O को, यानी कि हाइड्रोजन का भी एक एटम को और ऑक्सीजन का भी एक एटम को, तो यहाँ पर क्या होगा? तो अब इस रिएक्शन में हाइड्रोजन जो है वो कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, क्योंकि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ही कंबाइन कर सकते हैं, जो कि अभी मैंने बताया। तो वो कॉम्बिनेशन वाटर नहीं बन पाएगा, कुछ और ही बन जाएगा। तो अब अगर इन दोनों रिएक्टेंट्स को देखें तो इन दोनों रिएक्टेंट्स में से जो हाइड्रोजन है वो कम अमाउंट में प्रेजेंट है, तभी तो वाटर नहीं बन पा रहा है ना। हाइड्रोजन का 1 एटम प्रेजेंट है तभी वो वाटर नहीं बन पा रहा, नहीं तो अगर 2 एटम प्रेजेंट होता तो वो वाटर बन जाता। इसी की वजह से जो हाइड्रोजन है वो कम अमाउंट में प्रेजेंट है, इसीलिए इसी को हम लिमिटिंग रेजेंट बोलेंगे। तो अब तो आपको समझ में आ गई होगी बात कि लिमिटिंग रेजेंट किसे कहते हैं। यानी कि जो रिएक्टेंट जितना चाहिए, जितना रिक्वायरमेंट है उससे लो अमाउंट में प्रेजेंट रहे किसी भी रिएक्शन में, तो उसे ही हम लिमिटिंग रेजेंट कहेंगे। अब इसके अलावा एक और बात मैं ऑफ टॉपिक जाकर बता दे रहा हूँ, ये आपके एनसीईआरटी के बुक में नहीं दिया है, फिर भी मैं इसे बता रहा हूँ कि जो रिएक्टेंट लो अमाउंट में प्रेजेंट रहता है उसे तो लिमिटिंग रेजेंट बोलते हैं, और जो हाई अमाउंट में प्रेजेंट रहता है उसे हम एक्सेस रेजेंट बोलते हैं। इस बात को याद रखना। तो इसमें हम 4 टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है मास परसेंट, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। तो चलिए शुरू करते हैं इसके फर्स्ट टर्म से, जो कि है मास परसेंट, या फिर इसे हम वेट परसेंट भी बोल सकते हैं। तो अब जो इसकी डेफिनेशन होगी वो होगी मास परसेंट इज द ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट पर ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100। यानी कि अगर हमें किसी भी सॉल्यूट का उसके सॉल्यूशन में मास परसेंट निकालना है तो हमें उसके सॉल्यूट के मास को उसके सॉल्यूशन के मास से डिवाइड कर देना होगा, और फिर उस इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, और फिर जो आंसर आएगा वही होगा उस सॉल्यूट का उस सॉल्यूशन में मास परसेंट। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टर्म पे, जो कि है मोल फ्रैक्शन। तो इसकी जो डेफिनेशन होगी वो होगी It is the ratio of the number of moles of a particular component to the total number of moles of the solution। यानी कि जो अभी हमने मास परसेंट पढ़ा ये बिल्कुल उसी जैसा है, बस इसमें एक चेंज यही है कि इसमें मास के जगह मोल्स हैं। यानी कि मास परसेंट में हमें मास गिवन रहता था और उसी के बेसिस पे हमें उसका रेशियो या फिर परसेंटेज फाइंड आउट करना था, बट इस मोल फ्रैक्शन में हमें मोल्स के बेसिस पे उनका रेशियो फाइंड आउट करना होता है। समझे बात को? तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टर्म पे, जो कि है मोलैरिटी। तो अब इसकी भी जो डेफिनेशन होगी वो होगी मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। यानी कि किसी भी सॉल्यूशन के 1 लीटर में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट
प्रेजेंट होंगे उसी को हम मोलैरिटी कहते हैं। तो अब इसके डेफिनेशन के ही बेसिस पे इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, और इसका वॉल्यूम जो है वो लीटर्स में होगा। इसलिए हमें इससे पता चल जाएगा कि किसी भी सॉल्यूशन में पर लीटर में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऐड हो रहे हैं। इसलिए आप इसी फॉर्मूला के बेसिस पे सारे मोलैरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन बना सकते हैं जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हो। समझे बात को? तो अब जो हमारा नेक्स्ट टर्म है और इस चैप्टर का सबसे लास्ट टर्म भी है वो है मोलैलिटी। तो इसका जो डेफिनेशन होगा वो होगा मोलैलिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होंगे उसे ही हम मोलैलिटी कहेंगे। अब यहाँ पर मोलैरिटी और मोलैलिटी में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस इन दोनों में इतना ही डिफरेंस है कि मोलैरिटी में हम पर लीटर के मोल्स फाइंड आउट करते हैं और मोलैलिटी में हम पर केजी के मोल्स फाइंड आउट करते हैं, और इसके अलावा इन दोनों में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। समझ में आई बात? तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मास परसेंट, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी और मोलैलिटी हम किसे कहते हैं।